गुड मॉर्निंग फाइटर्स, वेलकम टू धैर्यम इंस्टीट्यूट। जैसा कि पिछली वीडियो में अपन ने बात करे थे कि व्यावसायिक पर्यावरण क्या होता है और उसके महत्व क्या थे, उनकी विशेषताएं क्या थी। और इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो एलपीजी सुधार नीति है वो क्या होती है। मतलब ये एलपीजी सुधार नीति के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक्स की दृष्टि से, अपने प्रबंधन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो जो एलपीजी सुधार नीति है वो सबसे पहले 1991 में आई थी। इसी नीति को अपन नई आर्थिक नीति या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जानते हैं। तो ये नीति क्यों है, क्या है, इसका मेन रीजन समझने से पहले अपन इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि चालू होती है 1980 के दशक से। मतलब जब भारत की अपन बात करते हैं तो 1980 के दशक में भारत में जो राजनीति रही वो कैसी थी, अनस्टेबल थी, मतलब स्थिर नहीं थी। और साथ ही अपने इकोनॉमिक्स का उतने अच्छे ढंग से प्रबंधन नहीं हो पा रहा था, जिससे क्या हुआ कि अपने भारत में आर्थिक संकट जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। और इसे के आगे और भी ऐसी समस्याएं रही जो कि भारत में उत्पन्न हुई, जैसे मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रास्फीति अपने रुपए की वैल्यू में क्या होना, कमी होना, मतलब महंगाई दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, उसी को क्या बोला जाता है, मुद्रास्फीति बोला जाता है। जैसे क्या हुआ कि जो चीज़ अपन 100 रुपये में पहले ख़रीदते थे अब वो 200 रुपये में आती है। मतलब क्या हो रहा है कि मुद्रा की खरीदने की जो क्षमता होती है, परचेसिंग जो पावर हो गई वो क्या हो गई, कम हो गई। तो इसमें क्या होता है कि मुद्रा की वैल्यू में कमी हो जाती है। फिर सेकंड जो समस्या आई थी वो क्या, अपना भुगतान असंतुलन। अब भुगतान असंतुलन क्या होता है, किसी भी देश के पास आयात और निर्यात दोनों के क्या होते हैं, लेखे होते हैं। कितनी मात्रा में निर्यात किया गया, कितनी मात्रा में आयात किया गया। परंतु अपने भारत में ऐसी कंडीशन आ गई कि अपना भुगतान जो संतुलन हो गया वो असंतुलित हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि अपने आयात की मात्रा ज़्यादा हो गई परंतु निर्यात की मात्रा कम हो गई, जिससे क्या हुआ, अपना भुगतान संतुलन असंतुलित हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं अपन सेकंड जो समस्या रही अपनी, मुद्रा, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। अब विदेशी मुद्रा भंडार क्या होती है? मतलब किसी भी देश के पास विभिन्न देशों की मुद्राएं होती हैं जिसका वो यूज करके वहाँ की वस्तु को क्रय करता है या फिर वहाँ की वस्तु का आयात करता है। तो उसमें क्या हो गया, भारत में कमी हो गई। कैसे कमी हो गई? क्योंकि भारत जो है वो 1980 से लेकर 1990 तक के बीच में इतना ज़्यादा कर्ज में हो गया था कि कर्ज के भुगतान करते करते उसके बाद जो विदेशी मुद्रा रही उसमें कमी आ गई थी। इसके बाद आगे देखते हैं सोना गिरवी। मतलब भारत इतना ज़्यादा कर्ज में हो गया था कि उसको अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए, अपने देश को संभालने के लिए अपने पास जो सोना पड़ा था उसको गिरवी रखना पड़ा था। इसके बाद अन्य जो समस्याएं रही अपनी, निवेश में कमी। निवेश में कमी क्या होती है? प्रत्येक देश में उस देश के निवासी के अलावा जो दूसरे देश के कंट्री के लोग हैं वहाँ पर क्या करते हैं, उस देश में निवेश करते हैं। मतलब नॉर्मल अगर बोला जाए तो विदेशी जो निवेश होता है उनमें क्या आई थी, भारत में कमी आई थी, जिसका प्रभाव क्या हुआ कि अपना उद्योग प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसको कैपिटल नहीं मिल पा रही थी। इसके बाद अन्य जो समस्या है अपनी क्या, राजस्व में कमी और बेरोजगारी। मतलब भारत का जो खजाना रहा सेवाओं के बारे में खर्च करता, उसमें क्या हो गई थी, कमी आ गई थी, लगातार कमी आ गई थी। क्यों आ गई थी? क्योंकि लगातार अपने यहाँ पर भारत में जो आर्थिक संकट है वो उत्पन्न होता जा रहा था, अपनी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा डाउन होती जा रही थी। इसी कारण क्या हुआ कि भारत में जो भारत का राजस्व है वो क्या हो गया, लगातार कम होते जा रहा था, जिससे भारत में बेरोजगारी, भुखमरी जैसी समस्याएँ बहुत ज़्यादा उत्पन्न होने लगी थी। इसके बाद क्या हुआ कि भारत ने इन समस्याओं का सामना करने के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो कि विश्व बैंक वगैरह हो गया, उनसे क्या करते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। तो उन्होंने भारत को $7 बिलियन इतने की आर्थिक सहायता की। परंतु आर्थिक सहायता तो की, परंतु इन्होंने क्या किया, कुछ कंडीशन भी रखी। जैसे इनकी पहली कंडीशन रही कि औद्योगिक क्षेत्र में छूट। मतलब भारत में जो 1990 के दशक तक जो भी व्यापारिक नीति रही या फिर औद्योगिक नीति रही उसके अकॉर्डिंग जो भी निर्णय वगैरह लेने का काम किया जाता था वो केवल सरकार के पक्ष में भी था। मतलब किसी भी उद्योग को, किसी भी फर्म को अपने अकॉर्डिंग किसी भी निर्णय वो डिसीजन वो नहीं ले सकती थी। तो उन्होंने बोला अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र में थोड़ी सी छूट दिया जाना चाहिए। फिर सेकंड इन्होंने कंडीशन रखी कि निजी प्रतिबंध को समाप्त
किया जाना चाहिए। मतलब भारत में पहले पूरा क्या था, समाजवाद। समाजवाद मतलब भारत में जितनी भी संस्थाएं होंगी, औद्योगिक क्षेत्र होंगे, वहाँ पर एकमात्र अधिकार किसका होगा, सरकार का होगा। तो इस अवधारणा को समाप्त करने के लिए कहा गया, किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा कहा गया कि भारत में जो निजी क्षेत्र में जो भी प्रतिबंध है उसको समाप्त किया जाए, आंशिक हो चाहे वो पूर्ण रूप से हो, जिससे क्या हो, जो प्राइवेट क्षेत्र के लोग हैं उनमें क्या कर सके, वो इन्वेस्ट कर सके। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे उन्होंने कंडीशन रखा कि मुद्रा का 20% क्या हो, अवमूल्यन हो। अब अवमूल्यन क्या होता है कि अपने मुद्रा की वैल्यू में क्या कर देना, कमी कर देना। अब मुद्रा की वैल्यू से कमी होना से आशय क्या होता है, जैसे अभी वर्तमान में डॉलर कितना लगभग 80-90 के करीब है, तो भारत का जो 80-90 रुपये है वो अमेरिका के $1 के बराबर है। तो यहीं अंतर्राष्ट्रीय लोगों ने कहा, मतलब वित्तीय संस्थाओं ने बोला कि भारत में जो मुद्रा की वैल्यू है उसको क्या किया जाए, थोड़ा सा कम किया जाए, जिससे क्या हो, निर्यात को बढ़ावा मिल सके। इसके बाद आगे देखते हैं अपन, इन्होंने आगे बोला कि आयात शुल्क में जो कि उस समय 130% था उसको कम करके कितना परसेंट किया जाए, 30% किया जाए, जिससे क्या हो, आयात में ज़्यादा वृद्धि हो। परंतु वर्तमान में देखिए अभी वो कितनी है, ओनली 15% है। इसके बाद आगे देखते हैं, इन्होंने बोला कि उत्पाद जो शुल्क होता है उसमें 20% की वृद्धि हो। इसके बाद इन्होंने बोला कि जो सरकारी खर्च है, जो गवर्नमेंट के जो खर्च है उनमें लगभग 10% की कमी हो, क्योंकि अधिकतर जो पैसे हैं वो कहाँ जा रहे थे, सरकारी खर्चों पे जा रहे थे। इसमें मैं कमी करने के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाओं रहे उन्होंने क्या किया, सजेशन दिया। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे इन्होंने बोला कि भारत के बाज़ार को विश्व बाज़ार से जोड़ना। मतलब इन्होंने अगली कंडीशन रखी कि भारत को एक बंद बाज़ार के रूप में प्रस्तुत ना किया जाए, भारत को एक खुले बाज़ार के रूप में प्रस्तुत किया जाए, जो कि भारत को विश्व बाज़ार में क्या किया जाए, कनेक्ट किया जाए, जो कि आगे चल के काय का रूप बना, वैश्वीकरण का रूप बनता है। फिर आगे देखते हैं, इन पूरी जो कंडीशन रही जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत के सामने रखी थी, उन कंडीशन को भारत ने माना और 23 जुलाई 1991 को भारत में नई नीति का क्या हुआ, आरंभ हुआ। मतलब नई नीति का घोषणा हुई, जिसको क्या बोला जाता है, एलपीजी सुधार नीति बोला जाता है। अब एलपीजी सुधार नीति है क्या, वो समझते हैं। तो जो एलपीजी सुधार नीति है, जिसमें एल जो रहता है वो उदारीकरण मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन। फिर उसके बाद आता है पी मतलब निजीकरण, मतलब प्राइवेटाइजेशन। फिर उसके बाद आता है अपना क्या, जी मतलब क्या होता है अपना वैश्वीकरण, मतलब ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों में सुधार करने की नीति, या फिर अपन बोल सकते हैं नई आर्थिक नीति, या फिर क्या बोलेंगे इसको, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लागू की। इसके बाद आगे देखते हैं, इसमें जो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे अपने, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके बाद आगे देखते हैं, जो ये नीति रही उसके 2 समूह में विभाजित किया गया। मतलब उसका जो पर्पस रहा उसको कितने भाग में डिवाइड किया अपन ने, 2 भागों में। पहला जो भाग रहा वो क्या था, स्थायित्व सुधार। स्थायित्व सुधार से आशय क्या था कि जो मुद्रा भंडारण, मतलब जो विदेशी मुद्रा का भंडारण है, और जो महंगाई है, जो मुद्रास्फीति वगैरह हो रही है, उनमें क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। और सेकेंड क्या था, संरचनात्मक सुधार, मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को क्या करना, और अच्छे से सुधार करना, और अच्छे से उसका विकास करना, ये शामिल थे। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो एलपीजी सुधार है उसमें जो इम्पोर्टेंट फॉर्म है अपना उदारीकरण, मतलब लिबरलाइजेशन, उसके बारे में बात करते हैं। तो लिबरलाइजेशन होता क्या है, ये क्या होता है, अनावश्यक सरकारी नियंत्रण को कम करना, क्या कहलाता है, उदारीकरण। उदारीकरण मतलब क्या होता है, उदार रवैया, मतलब उदार नीति का अनुकरण करना। तो भारत में जो नीति रही पहले अपने बिजनेस को लेकर, वो कैसे रही, बहुत ज़्यादा कठोर रही। मतलब यहाँ पर किसी भी बिजनेस को करने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया जाना चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग कीमत का निर्धारण नहीं कर सकते थे। आपको अगर कहीं इन्वेस्ट करना है तो फिर भी आपको सरकार से क्या लेना चाहिए रहा, उस समय परमिशन लेना पड़ता था। तो उसमें क्या किया गया, इसमें कमी की गई। इसके बाद जब उदारीकरण से पहले जो होता रहा उसको क्या नाम दिया गया था, उसको कोटा परमिट राज्य के नाम से पुकारा जाता रहा, क्योंकि कोटा परमिट मतलब क्या होता है, लाइसेंस प्राप्त करने वाला राज्य बोल सकते हैं इसको अपन। इसके बाद उदारीकरण अपने यहाँ मात्र 1991 वर्ष में घोषित नहीं हुआ। अपने यहाँ सबसे पहले उदारीकरण का जो फॉर्म रहा वो 1980 में आया था, परंतु वो जो फॉर्म आया था वो कैसा था, बहुत ही कम था। और 1991 में जो लागू हुआ था वो व्यापक रूप से लागू हुआ था।
इसके बाद आगे देखते हैं तो जो उदारीकरण रहा उसके क्या क्या उद्देश्य थे। तो पहला क्या था, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। मतलब क्या है कि दो उद्योगों के बीच कंपटीशन को क्या करना, इंक्रीज करना। कंपटीशन इंक्रीज करने से प्रॉफिट क्या होता था, तो कंपटीशन इंक्रीज करने से क्या होता था, एक मोटिवेशन मिलता रहा कि मेरी वस्तु को ज़्यादा बिकना चाहिए। इससे समाज में भी ज़्यादा प्रॉफिट होता रहा और अपनी अर्थव्यवस्था को भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था। इसके बाद सेकंड जो इसका पर्पस रहा वो विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन करना। अब विदेशी व्यापार क्या होता है, विदेशी व्यापार मतलब अपने देश से दूसरे देश के साथ क्या करना, बिजनेस करना, उसको क्या बोलते हैं अपन, विदेशी व्यापार बोलते हैं। जबकि अगर अपन 1991 से पहले देखा जाए तो भारत कैसा था, एकदम बंद अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र था, जिसमें ना ही आयात किया जा सकता ना ही निर्यात किया जा सकता था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंडीशन अप्लाई होती थी। तो इन्हीं सब कंडीशन को समाप्त किसने किया, उदारीकरण ने किया। उदारीकरण के बाद क्या हुआ कि जो भारत है वो या फिर भारत के जो लोग हैं वो विश्व से साथ कहीं भी क्या कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे। इसी के कारण क्या लाया गया था, उदारीकरण लाया था। इसके बाद इसका जो अगला जो उद्देश्य था वो क्या था, विदेशी पूंजी को बढ़ाना। मतलब भारत की जो कैपिटल है, भारत के जो लोगों के पास जितना पैसा है वो उतना ज़्यादा पर्याप्त नहीं होता अपने किसी भी उद्योग को विकास करने के लिए। तो उदारीकरण एक ऐसा फॉर्म रहा जिसके माध्यम से क्या किया गया कि जो बाहर की जो मुद्रा है, मतलब बाहर का जो मतलब विदेश की जो पूंजी है उसको अपने उद्योग में, अपने भारत में इन्वेस्ट करवाना, एक इसका पर्पस बन गया था कि इसका उदारीकरण का। इससे क्या होगा कि भारत के लोग के पास ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल आएगी, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगा और इन्वेस्टमेंट होने के कारण उनके उद्योग का क्या होगा, विकास होगा। और औद्योगिक विकास होने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था क्या होगी, बहुत अच्छी बनेगी। अब उदारीकरण के उद्देश्य को समाप्त करने के बाद अपन देखते हैं कि इसको, इसके उपाय को, मतलब किस तरीके से उदारीकरण लागू किया गया, इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए। तो पहला किया गया क्या, औद्योगिक नीति में परिवर्तन किया गया। औद्योगिक नीति में क्या किया गया, परिवर्तन किया गया, जिसमें क्या हुआ कि जो पहले मतलब जितने प्रकार के उद्योग थे उन सभी के लिए क्या चाहिए, लाइसेंस अनिवार्य था। परंतु इस समय क्या हो गया कि मात्र 6 जो उद्योग ऐसे हो गए जिनको लाइसेंस क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। परंतु जो बाकी जो उद्योग है उनके लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया। जो 6 उद्योग रहे उनमें से पहला रहा क्या, अल्कोहल उद्योग। अल्कोहल उद्योग मतलब शराब संबंधी जितने भी कारखाने होंगे, उद्योग होंगे, उन सब के लिए लाइसेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इसके बाद अगला क्या हुआ, जो सिगरेट उद्योग है या फिर सिगरेट का जो कारखाना वगैरह है उन सब के लिए लाइसेंस को क्या कर दिया गया, मतलब जारी रखा गया, मतलब उसको समाप्त नहीं किया गया। इसके बाद फिर क्या आता है अपना, केमिकल और जो विस्फोटक बनाने वाले उद्योग हैं उनके लिए भी लाइसेंस को क्या किया गया, लागू किया गया। फिर इसके बाद आता है फिर अपना जो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह का जो काम करते हैं, जो उद्योग वगैरह, उनको भी लाइसेंस समाप्त नहीं किया गया। इसके बाद फिर जो एरोप्लेन वगैरह के जो पार्ट वगैरह बनते हैं वहाँ पर भी समाप्त नहीं किया गया। फिर इसके बाद देखते हैं जो अंतिम जो रहा, जो मेडिसिन वगैरह बनाते हैं उनके लिए भी लाइसेंस को समाप्त नहीं किया गया। मतलब उदारीकरण में सबसे पहले औद्योगिक नीति में परिवर्तन किया गया और औद्योगिक नीति के परिणाम स्वरूप ऐसे सभी उद्योगों को लाइसेंस फ्री कर दिया गया। परंतु 6 ऐसे उद्योग थे जिनको लाइसेंस अभी भी आवश्यक था, जिनमें से पहला क्या था अपना, पहला था अपना क्या, अल्कोहल उद्योग। फिर क्या था अपना, सिगरेट उद्योग। फिर क्या था अपना, केमिकल और जो विस्फोटक वगैरह बनाते वो वाले उद्योग। फिर इलेक्ट्रॉनिक बनाने वाले उद्योग। फिर एरोप्लेन बनाने वाले उद्योग। फिर जो मेडिसिन वगैरह बनाते हैं उन उद्योगों को लाइसेंस में समाप्ति नहीं की गई, उनको अनिवार्य ही रखा गया। इसके बाद आगे देखते हैं इसमें क्या किया गया कि एकाधिकार जो कानून होता है उसको समाप्त कर दिया गया। अब एकाधिकार कानून क्या होता है, तो एकाधिकार, इसका पूरा नाम क्या है, एकाधिकार व प्रतिबंधात्मक व्यापार एक्ट। इसका पूरा नाम क्या है, एकाधिकार व प्रतिबंधात्मक व्यापार एक्ट, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, इसको MRTP एक्ट क्या बोला जाता है, MRTP एक्ट बोला जाता है। ये होता क्या है, तो इसमें उन फर्मों को शामिल किया जाता रहा जिसकी जो संपत्ति है वो लगभग 100 करोड़ के करीब थी और इन फर्मों को अपने सरकार की इजाज़त के बगैर कहीं भी इन्वेस्ट वगैरह करने की इजाज़त नहीं थी। मतलब जब तक सरकार उनको परमिशन ना देती तब तक वो कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। तो इन अधिकारों को, इन कानूनों को क्या किया गया, वहाँ पर समाप्त किया गया और जो 100 करोड़ की संपत्ति वाली फर्में रही उनको MRPT बोला गया था। इसके बाद आगे देखते हैं अपन, विस्तार व उत्पादन की स्वतंत्रता दी गई। मतलब यहाँ पर जो फर्में हैं, जो उद्योग हैं, उनको क्या अपने आकार, अपने क्षेत्र को विस्तारित करने की अनुमति प्रदान की गई और जो उत्पादन क्षमता उसमें वृद्धि करने की अनुमति दे दी गई थी।
इसके बाद आगे देखते हैं क्या, जो लघु उद्योग रहे उनमें विनियोगों की सीमा बढ़ा दी गई। अब विनियोग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। तो पहले जो कंडीशन थी उस टाइम जो लघु उद्योग रहे उनमें इन्वेस्टमेंट एक सीमा तक होता था, उस सीमा को बढ़ा के अब क्या कर दिया गया कि जो लघु उद्योग होंगे उसमें इन्वेस्टमेंट की जो सीमा होगी वो करीब 1 करोड़ रुपए तक की होगी, और जो मतलब अति लघु श्रेणी के जो उद्योग होते हैं उसमें मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 25 लाख तक की सीमा को बढ़ाया गया था। इसके बाद आगे देखते हैं, आयात की स्वतंत्रता दी गई। मतलब क्या हुआ कि जो भारत के लोग हैं जो वस्तु बनाना चाहते हैं और उनका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, अपने विदेश से आता है, तो उनको ये स्वतंत्रता दी गई कि आप विदेश से आयात कर सकते हैं वस्तुओं का। इसके बाद आगे देखते हैं क्या, ब्याज दर का निर्धारण। तो अपन देखते हैं 1991 से पहले क्या होता है कि जो ब्याज दर होता है उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता रहा, RBI के द्वारा किया जाता रहा, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता रहा, जो कि भारत का क्या कहलाता है, एक सेंट्रल बैंक कहलाता है। तो इसमें क्या किया गया कि हर एक बैंकों को अधिकार दे दिया गया कि अपने अकॉर्डिंग वो ब्याज दर में क्या कर सकते हैं, कमी या वृद्धि कर सकते हैं, या फिर अपने अकॉर्डिंग ब्याज दर की सीमा को निर्धारित कर सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो उदारीकरण उससे अपन को लाभ क्या क्या हुए, या फिर उदारीकरण से प्रॉफिट क्या क्या होने थे। तो पहला जो है अपना क्या, लाइसेंस संबंधी देखते हैं। तो उदारीकरण में जैसे देखा गया कि नई औद्योगिक नीति आई, जिसके तहत क्या हुआ कि लाइसेंस में समाप्ति कर दी गई, और इन लाइसेंस में समाप्ति करने के कारण ही क्या हुआ, बहुत सारे उद्योग का विकास हुआ। तो इसमें हुआ ये कि लाइसेंस अनिवार्य नहीं रखा गया, तो बहुत सारे उद्योग ऐसे रहे जो कि क्या हुआ, उभर के आए, जिनकी स्थापना हुई। इसके बाद आगे देखते हैं, जो अपनी कर व्यवस्था थी, जो टैक्सेशन अपना अरेंजमेंट था, ठीक है, उसमें क्या हुआ, बदलाव हुआ, उसमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। इसमें क्या किया गया कि इनकी जो दर रही, मतलब इनका जो टैक्स का रेट रहा, उसमें क्या किया गया, कमी की गई। इससे प्रॉफिट क्या हुआ, कमी करने से तो अपन को लॉस होगा, पर नहीं, अपन को क्या हुआ, इससे प्रॉफिट हुआ। कैसे प्रॉफिट हुआ कि जो अपनी कर का जो रेट रहा बहुत ज़्यादा हाई रहा। हाई होने के कारण क्या होता है, जिनकी इनकम ज़्यादा थी वो कर के टैक्स की दर के कारण क्या होता रहा, उसको छिपा लेते रहे। तो छिपाने के कारण उनके पास काला धन क्या हो जाता रहा, सेफ हो जाता रहा। तो इससे जो टैक्स उनको पेमेंट करना था वो भी वो नहीं कर पाते थे। परंतु रेट में जब कमी हुई तो वो टैक्सेशन पेएबल करने लगे, मतलब टैक्स को पे करने लगे, जिससे क्या हुआ, इकोनॉमिक्स में से आना क्या हो गया, चालू हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं, फिर विदेशी विनिमय सुधार हुआ। अब विदेशी विनिमय सुधार क्या होता है, मतलब अपना भुगतान संतुलन यहाँ पर क्या कर दिया गया, सुधारा गया। और काय के कारण, अपने उदारीकरण के कारण, मतलब आयात और निर्यात दोनों में क्या किया, संतुलन स्थापित किया गया। मतलब जितनी मात्रा में आयात किया जा रहा है उतनी मात्रा में निर्यात भी किया जाए। इससे क्या हुआ, आयात करने से क्या होता है, अपने यहाँ की करेंसी जो रहती है कहाँ जाती है, विदेश में जाती है। जबकि निर्यात करने से क्या होता है कि विदेश की मुद्रा अपने यहाँ पर आती है। तो इससे अपन को दो प्रॉफिट होता है। एक प्रॉफिट क्या हुआ, अपना भुगतान संतुलन भी अपना क्या हुआ, सुधर गया। प्लस क्या हुआ, विदेशी जो अपना मुद्रा भंडार रहा उसमें भी क्या हुई, वृद्धि आई। इसके बाद आगे देखते क्या, कीमत के बारे में। इससे पहले क्या होता रहा कि जो कीमत है, जो वस्तु एवं सेवाओं का जो कीमत होती थी उसका निर्धारण मात्र सरकार की अनुमति के कारण ही होता रहा। मतलब सरकार के द्वारा ही उनका कीमत का निर्धारण किया जाता था। परंतु उदारीकरण में उनको प्रॉफिट मिल गया कि वस्तु एवं सेवाओं का जो कीमत होगी, वस्तु एवं सेवाओं की जो कीमत होगी वो अपने अकॉर्डिंग ही तय कर सकते हैं। इसके बाद आगे आता है कि अपना विदेशी पूंजी। उदारीकरण में क्या हुआ, बिजनेस में क्या हुआ, सरलीकरण आया, मतलब सिंपलिसिटी आई। इससे कारण क्या हुआ, जो विदेशी मुद्रा हुई उसमें अपने भारत में आने के लिए क्या हुई, वो अट्रैक्ट हुई। मतलब भारत में इन्वेस्ट करने के लिए उनको क्या मिला, प्रोत्साहन मिला। इसके बाद आगे देखते क्या, तकनीक। मतलब अपने यहाँ की जो भारत की तकनीक रही उसमें सुधार होते हुए जो विदेश की जो तकनीक रही उनको भी प्रोत्साहन मिला कि वो भारत में जाए, मतलब विदेशी तकनीक को भारत में लाया जाए। उदारीकरण से क्या हुआ, अपना पॉसिबल हो सका। तो आज का जो टॉपिक रहा अपना कि LPG नीति सुधार क्या थी, जो कि कब लागू हुई, 1991 में लागू हुई थी। इसको और क्या नाम से जाना जाता है, अपना आर्थिक नीति और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में पढ़ें। और इसमें अपन ने क्या देखा, इसकी पृष्ठभूमि में बात की अपन ने, तो राजनीतिक अस्थिरता और अकुशल इकोनॉमिक्स का प्रबंधन के कारण बहुत सारी समस्याएं भारत में, जैसे अपना मुद्रास्फीति हो गया, भुगतान असंतुलन हो गया, विदेशी मुद्रा भंडार में क्या हो गई, कमी आ गई। इसके बाद अपन ने देखे क्या, भारत को सोना गिरवी रखना पड़ा था। फिर अपन ने देखे क्या, निवेश में कमी होने लगी भारत में। फिर क्या हुआ, राजस्व में
कमी होने से बेरोजगारी वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके बाद अपन ने कैसे मदद मांगी थी, अपन ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मदद मांगी, जिसने उन्होंने क्या किया, अपन को $60 बिलियन की राशि अपन को क्या दी, ऋण के रूप में प्रदान की। परंतु उन्होंने कुछ ऐसे कंडीशन भी रखी अपने, जैसे औद्योगिक क्षेत्र में छूट, जिसको अपन क्या बोलते हैं आज, उदारीकरण बोलते हैं। इसके बाद इन्होंने निजी प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया, मतलब निजी प्रबंध काय का रूप बना जी, निजीकरण का रूप बना। इसके बाद क्या हुआ, मुद्रा की वैल्यू में कमी की गई, फिर जो कि निर्यात हेतु ज़्यादा आवश्यक थी। आयात शुल्क को कम किया गया, फिर उत्पादन शुल्क या फिर उत्पाद शुल्क को बढ़ाया गया, फिर क्या किया गया, सरकारी खर्च में भी कमी करने की कंडीशन रखी गई। फिर भारत के जो बाज़ार है उसको विश्व बाज़ार से जोड़ा गया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्या नाम से जानते हैं अपन, वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। इसके बाद अपन ने देखे, जब ये अपनी नीति लागू हुई थी कंडीशन मानने के बाद, उस समय अपने पीएम कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, जबकि फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, अपने मनमोहन सिंह थे। जो अपनी आर्थिक नीति रही उसकी मुख्य रूप से कितनी पर्पस रहे, तो 2 पर्पस रहे। पहला पर्पस क्या था, स्थायित्व सुधार, जिसके अंतर्गत मुद्रा भंडारण और महंगाई जैसी समस्याओं का समाधान करना था। इसके बाद अपन ने देखी क्या, संरचनात्मक सुधार, मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को एक अच्छे लेवल तक पहुँचाना था। इसके बाद अपन ने इसी में पढ़े क्या, उदारीकरण के बारे में। तो उदारीकरण को सबसे पहले किस वर्ष फॉर्म में लाया गया था, तो 1980 के दशक में लाया गया था, या फिर 1980 में लाया गया था। इसमें क्या होता है, उदारीकरण में अनावश्यक जो सरकारी नियंत्रण होता है उनमें कमी की जाती है। और इससे पहले जो राज्य रहे उनमें लाइसेंस, मतलब इससे पहले जो अपना औद्योगिक क्षेत्र रहा और औद्योगिक नीति रही, उसके अकॉर्डिंग लाइसेंस बहुत ज़्यादा आवश्यक रहा। इसी कारण उस क्षेत्र को क्या बोला जाता रहा, कोटा परमिट राज्य बोला जाता रहा। फिर उदारीकरण के पर्पस क्या थे, प्रतिस्पर्धा, मतलब कंपटीशन बढ़ाना, जिससे क्या हो, अपने बिजनेस और अपने इकोनॉमी दोनों का क्या हो, विकास हो सके। फिर विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देना, फिर क्या था अगला, विदेशी पूंजी बढ़ाना। इसके बाद आगे देखते हैं उदारीकरण को अपन अप्लाई करने के लिए कौन कौन से उपाय किए थे। तो पहला क्या किए थे, औद्योगिक नीति में परिवर्तन किए, जिसके परिणाम स्वरूप अपन ने क्या किए, 6 ऐसे उद्योग रहे उनके लिए अपन ने लाइसेंस को क्या कर दिए, कंपलसरी कर दिए, बाकी के लिए लाइसेंस फ्री कर दिए। फिर इसके बाद अपन ने देखे क्या, एकाधिकार कानून को अपन ने क्या किए, समाप्त कर दिए। तो शॉर्ट में क्या बोला जाता है, MRTP बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है अपना, एकाधिकार व प्रतिबंधात्मक व्यापार एक्ट बोला जाता है। इसके बाद अपन ने क्या किए, विस्तार व उत्पादन की स्वतंत्रता दे दी गई। फिर लघु उद्योगों में विनियोग की सीमा बढ़ाई गई। जो लघु उद्योग रहे उसमें 1 करोड़ की सीमा निर्धारित की गई, जबकि उसके छोटे, मतलब अति जो लघु होते हैं उसके लिए 25 लाख की सीमा तय की गई। इसके बाद अपन ने देखे क्या, आयात में स्वतंत्रता दी गई। फिर ब्याज दर में कर निर्धारण अन्य बैंकों के पास सौंप दिया गया, मतलब जो पहले RBI करते रहा, अब वो बैंकों को अधिकार दे दिया गया कि अपने अकॉर्डिंग क्या करे, वो निर्धारित कर सकते हैं। इसके बाद अपन ने उदारीकरण के लाभ देखे। तो पहला लाभ क्या देखे अपन ने, लाइसेंस, मतलब लाइसेंस की समाप्ति कर दी गई, तो मतलब कोई भी उद्योग आसानी से स्थापित हो सकता था। इसके बाद अपन ने देखे कर व्यवस्था में क्या हुआ, इसके कारण चेंजेस हुए, और कर व्यवस्था में चेंजेस होने के कारण क्या हुआ, अपन को राजस्व की प्राप्ति में वृद्धि हुई। फिर अपन ने देखे क्या, विदेशी विनिमय सुधार हुआ, मतलब अपना भुगतान संतुलन में क्या हुआ, सुधार हुआ। साथ ही अपने यहाँ विदेशी मुद्रा जो भंडार है उसमें वृद्धि हुई। इसके बाद अपन ने देखे क्या, कीमत देखे, मतलब वस्तु एवं सेवाओं का कीमत अपने उद्योग द्वारा खुद तय किया जा सकता है। इसके बाद अपन ने क्या देखे, विदेशी पूंजी देखे, मतलब जो विदेश की पूंजी अपने भारत में क्या हुई, अट्रैक्ट हुई। फिर अपन ने वहीं देखे तकनीक, जो टेक्नोलॉजी अपने विदेश की उसमें भी क्या हुआ, भारत में आई और अपने भारत का क्या हुआ, विकास हुआ। तो इस प्रकार जो अपना LPG सुधार नीति रही और अपनी जो उदारीकरण नीति रही, उसको आज ने अपन ने क्या किया, कवर किया। आने वाली वीडियो में अपन देखेंगे कि जो निजीकरण होता है, जो ग्लोबलाइजेशन होता है, उनके बारे में पढ़ेंगे, ये क्या हुआ और कैसे इसको अप्लाई किया गया। धन्यवाद।